हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यहाँ पे बच्चों सब आप बढ़िया होंगे। और यहाँ पे आज हम जो ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेटाप्लाज्म, सीलिया, वेसल बॉडीज और फ्लैजिला ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये कैसे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी याद करिए हमने पढ़ा था कि सीलिया, फ्लैजिला किस तरह से काम करता है, कैसा होता है, किससे मिलकर बनता है। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स। हम लास्ट क्लास में शुरू कर रहे थे, वहीं से हम लोग ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे। तो वहां हमने देखा था कि प्लास्टिड्स वगैरह के बारे में हमने जिक्र किया ही था कि किस तरह से प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं, किस तरह से फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं मेटाप्लाज्म और सीलिया, बेसल बॉडीज और फ्लैजिला ये किस तरह से काम करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के जितने ऑर्गेनल्स थे वो हमने पढ़ लिया है बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखा है वीडियो तो जाके पहले उसे देख लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं मेटाप्लाज्म की। तो मेटाप्लाज्म क्या है भाई, ये पार्टिकल्स हैं जैसे कि वैक्यूल्स होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं, या बाकी के साइटोप्लाज्मिक बॉडीज जैसे कि राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, ये सब पूरी तरह से इन्हीं से रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि मेटाप्लाज्म जो है वो और कुछ नहीं, जैसे कि वैक्यूल्स के पार्टिकल्स हो गए, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हो गए, मतलब छोटे छोटे मोटे दरदरे स्ट्रक्चर हो गए, वो सब मेटाप्लाज्म कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीलिया, बेसल बॉडीज और फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक सेल में तो हमने देखा था कि भाई एक बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर सीलिया भी है, फ्लैजिला भी है और बेसल बॉडी वगैरह भी पाई जाती है। तो वहां पे हमने देखा था कैसे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर वो बनते हैं। सीलिया जो है कैसे बैक्टीरिया के सेल को मोटिलिटी देता है, उसको हिलने डुलने में मदद करता है। बिल्कुल उसी तरह फ्लैजिला भी काम करता है। बस दिक्कत ये है, डिफरेंस ये है, फ्लैजिला की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है बट वो नंबर में कम पाए जाते हैं। वही बात करें अगर सीलिया की, तो सीलिया जो है वो साइज में छोटे छोटे होते हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। बस ये है कि उनका नंबर जो है वो ज्यादा होता है। तो इस तरह से सीलिया, बेसल बॉडी और फ्लैजिला जो है वो पाए जाते हैं। तो सीलिया जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो कि कवर करते हैं बहुत सारे सेल्स को। जैसे कि हम लोग यहाँ बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो आपने देखा होगा कि चाहे वो एल्गी की बॉडी हो, चाहे वो फंजाई की बॉडी हो, ठीक, इन सब बॉडी में सीलिया या फ्लैजिला जो है ये पाया जाता है। आपने बहुत सारे एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह देख लीजिए, एक तरह के ग्रीन एल्गी होते हैं, इनकी बॉडी में आपको दो तरह के फ्लैजिला देखने को मिलेंगे जो कि इनको मोटिलिटी देते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। सीलिया जो होता है, जैसे ये मैं बनाई हूँ तो ये फ्लैजिला है। और अगर जैसे यही पैरामीशियम की बॉडी में बना दूं, पैरामीशियम मतलब स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का प्रोटिस्टा है ये, है ना। तो ये छोटे छोटे पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो वो जो उधर दूसरा डायग्राम में बनाई वो सीलिया है। दोनों ही सीलिया और फ्लैजिला जो है ये कहां से आते हैं, बेसल बॉडी से आते हैं, या तो कह लीजिए ब्लेफेरोब्लास्ट से आते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें यहाँ पे 9 कह लीजिए कि आउटर फाइब्रिल्स होते हैं, जहां पे 2 बड़े फाइब्रिल सेंटर में पाए जाते हैं, और ये फाइब्रिल्स और कुछ नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो आपने वहां पे देखा था बच्चों, जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे तो वहां पे आपने देखा था कि 9+0 का ऑर्गेनाइजेशन था। 9 और 0 ये कौन थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, जो कि पाए जा रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल में भी थे, क्योंकि वहां पे भी सीलिया, फ्लैजिला था जो बैक्टीरिया के सेल में पाया जाता है, बट वहां पे 9+0 ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पे क्या है, 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन, और ये 9+2 नंबर है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर ये बता रहा है। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल और बीच में भी यहाँ पे 2 और माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में एकदम पाए जाते हैं। ठीक, सीलिया और फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत कुछ गिने चुने ऐसे सेल्स हैं जिनकी बॉडी से ये बाहर निकलते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हम लोग जब प्रोकैरियोटिक सेल भी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था जैसे कि फ्लैजिला वगैरह जो होता है उसमें मेन बॉडी उनकी एक फिलामेंट होती है जो आपको बाहर बॉडी के दिखता है, उसके नीचे हुक पाया जाता है और एक नीचे में बेसल बॉडी पाई जाती है। ठीक, तो इन 3 चीजों से मिलकर ये बनते हैं। यहाँ पे यही बोल रहा है कि फ्लैजिला का जो ये पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट जो बोल रहे हैं। ये भाई पूरा जो ये पार्ट है ये क्या है, ये फ्लैजिला ही है, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं। जैसे हमारी बॉडी, हमारी ये पूरी बॉडी होती है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि ये सिर वाला पार्ट है, ये थॉरेक्स पार्ट है, नीचे एब्डोमेन पार्ट है, हैंड्स है, लेग्स हैं, तो ये सब आप बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये पूरी बॉडी को फ्लैजिला कह रहे हैं, लेकिन इसमें 3 हिस्से इसके पाए जाते हैं, जिसमें से ये फिलामेंट वाला जो हिस्सा है ये आपको दिखता है। लेकिन ये हुक की बात करें और बेसल बॉडी की बात करें तो बेसल बॉडी पूरी तरह से कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। तो कोई भी सेल है तो उसकी बॉडी में आपको ये वाला ही फ्लैजिला दिख पाता है, फिलामेंट वाला ही पार्ट।
तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बेसल बॉडी होती है उसी में से ये फिलामेंट कह लीजिए या सीलिया कह लीजिए, वो सब यहीं से निकलकर बाहर आते हैं और पूरी बॉडी के सरफेस पे आपको ये दिखते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बेसल बॉडी है इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है और वो 9+2 के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब सीलिया और फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पूरी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। और प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है ये एक प्रोटीन का बना होता है जिसे बोलते हैं फ्लैजिलिन। याद करिए आपने प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ा है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। और माइक्रोट्यूब्यूल्स उसके अलावा ये जो फ्लैजिला का फिलामेंट वाला पार्ट है ये किसका बना है, फ्लैजिलिन का बना है, ठीक है। तो फ्लैजिलिन भी एक प्रोटीन है जो फिलामेंट की बॉडी में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल के बॉडी में जो प्रोटीन है वो है ट्यूबुलिन, ठीक। अब इनके पास 9+2 ऑर्गेनाइजेशन का माइक्रोट्यूब्यूल होता है और जहां तक मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, है ना। और वही स्पिंडल फाइबर पे जाकर क्रोमोसोम जाकर चिपकते हैं सेल डिवीजन जब बारी आती है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल बेसल बॉडी भी बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर भी बना रहे हैं, इस तरह से कुछ काम करते हैं। दोनों ही यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, मतलब दोनों का बात यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला से है, दोनों ही बेस पर से ग्रो करते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, मतलब बॉडी को मूव करने में मदद करेंगे और अपनी बॉडी को मूव करने के लिए ये क्या करते हैं, एटीपी को तोड़ने का काम करते हैं। एटीपी जब टूटेगा तो उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे ये पूरी बॉडी को कोई भी यूकैरियोटिक सेल है उसकी बॉडी को मूव करने के लिए ये सक्षम होंगे। तो ये बात हो गई बच्चों सीलिया, बेसल बॉडी और फ्लैजिला की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये राइबोसोम्स, राइबोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनकी भी हम बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी यहाँ पे कह सकते हैं, हमने इसमें देखा था कि सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं। तो हमने देखा वो पेयर ऑफ सेंट्रियोल और सेंट्रियोल में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स था। तो मैंने कहा था ये कि मैं नेक्स्ट क्लास में माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में भी अलग से बताऊंगी। तो आज उसी का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, माइक्रोट्यूब्यूल्स और राइबोसोम्स क्या है और ये यूकैरियोटिक सेल में क्या रोल निभाते हैं ये देख लेते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये फाइन ट्यूब्यूल प्रोटीन के बता ही चुकी हूँ कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं और यहाँ पे ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक सेल को स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। तो वो काम जो है वो एक सेल का होता है, ये डिटरमाइन करता है किसी भी सेल के शेप को और उनके ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी साइटोप्लाज्म में, जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेल को पूरा एक स्ट्रक्चर देने का, उनको एक ढांचा देने का कह सकते हैं काम करता है। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये 13 अलग अलग फिलामेंट से मिलकर बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये हेल्प किस चीज में करते हैं, भाई एक चीज तो मैंने बताई थी आपको, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन के समय में काम में आता है। उसके अलावा ये पानी हो गया, आयंस हो गए जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उसको भी मूव करने में ये मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। तो पानी पहुंचाना है, आयंस पहुंचाना है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब जो साइटोप्लाज्म का अंदर का जो मटेरियल वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, साइटोलिसिस भी बोलते हैं, साइक्लोसिस। और ये साथ साथ यहाँ पे स्पिंडल बना रही है, तो ये मेजर काम है, बता ही चुकी हूँ। तो स्पिंडल यहाँ पे अगर बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का और कुछ आयंस का। आयंस है तो जैसे क्या क्या आयंस हो गए, ये हाइड्रोजन आयंस है, क्लोरीन आयंस है, ठीक है, पोटेशियम आयंस है, ये सारे आयंस का भी ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनल पे जो है बेसल ग्रैन्यूल्स। ये क्या है भाई, ये गोल गोल बॉडी है, स्फेरिकल मतलब गोल बॉडीज होती है जो कि कहाँ पे पाई जाती है, सीलिया या फ्लैजिला के बेस पे है, ठीक है। और इन्हीं को बेसल बॉडी कहा जाता है। तो अभी जैसे मैंने बताया ही था आप लोग को कि जो पूरी फ्लैजिला है, सीलिया, इनकी बॉडी में एक फिलामेंट है, हुक है और एक बेसल बॉडी है। तो यहाँ इसी का जिक्र हो रहा है, ये जो बेसल बॉडी है इसी की बात ध्यान करी जा रही है। इसी में भी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर भी तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं जो ट्यूबुलिन से बने, देखिए लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे हर एक फाइब्रिल में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसमें से 2 जो है वो यहाँ से आउट ऑफ विच 2 एंटर द सीलिया एंड फ्लैजिला, जिसमें से 2 जो है वो एंट्री ले लेते हैं सीलिया या फ्लैजिला में। तो इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक। तो ये है बच्चों। उसके अलावा आते हैं राइबोसोम, इंपॉर्टेंट है
राइबोसोम मतलब दिमाग में आया, मतलब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। तो राइबोसोम चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल में हो, हमेशा ये प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम थे वो किस टाइप के थे, 70S टाइप के थे। यहाँ हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, 80S टाइप के होंगे। इनके सब यूनिट्स की बात करें तो दो होते हैं, एक होता है 60S सब टाइप का सब यूनिट और दूसरा होता है 40S टाइप का सब यूनिट। तो ये दो सब यूनिट से मिलकर कह सकते हैं ये इनके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक ऐसा कुछ रहता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट होता है। ये जब दोनों साथ में आते हैं तभी प्रोटीन बनता है। अगर ये पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग हैं, जो कि होता है मैक्सिमम टाइम ये एक दूसरे से अलग रहता है, तो जब तक ये एक दूसरे से अलग हैं प्रोटीन नहीं बन सकता। प्रोटीन का सिंथेसिस तभी होगा जब ये दोनों सब यूनिट साथ में आएंगे। और कहीं ना कहीं मैं बता चुकी हूँ यूकैरियोटिक सेल में जो टाइप है वो है 80S टाइप का। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में भी दो आते हैं, प्लांट और एनिमल सेल। और आपको पता है कि प्लांट एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में है। अब अगर उनके अंदर बात करें तो हमने ये भी जिक्र किया है कि वो सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब उनके पास खुद का राइबोसोम है। अब वो जो खुद का राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास में वो किस टाइप का है, क्या वो 70S टाइप का है या 80S टाइप का है? तो वो मैं बता चुकी बच्चों की भले ही सेल एक यूकैरियोटिक हो, मतलब भले ही उस पूरी बॉडी में जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का हो, लेकिन अगर उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड है तो उसमें किस टाइप का राइबोसोम होगा, 70S टाइप का। इसको दिमाग में बैठा लेंगे, मैंने पहले भी बताया आज भी बता रही हूँ। तो राइबोसोम छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहां से न्यूक्लियोलस से निकलते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर एक बड़ा सा ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, यहीं से ये राइबोसोम जो है वो बनते हैं। और ये बनते हैं और साथ में अटैच कहां से हो जाते हैं, ईआर की बॉडी से। हम पढ़ चुके हैं ईआर के बारे में, तो हमने देखा था कि ईआर की बॉडी पे अगर राइबोसोम है तो उसको हम एक रफ ईआर में कंसिडर करते हैं। और साइटोप्लाज्म में भी ये बिखरे हुए रहते हैं। अगर कहा जाए राइबोसोम किससे मिलकर बने हैं तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे यहाँ पे हम कह सकते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी इनको कहा जाता है। और ये ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ये करते हैं वो याद रखिएगा कि भाई ये प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक। लास्ट आता है यूकैरियोटिक सेल में आपका इंक्लूजन्स। क्या है ये इंक्लूजन्स? ये ऐसे नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं या कह लीजिए ड्यूटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पूरी तरह से यहाँ पे कोई भी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन में इनका कोई योगदान नहीं होता है। इनका या तो ये सक्षम ही नहीं होते कि ये ग्रो कर पाए या मल्टीप्लाई कर पाए, ठीक। कॉमन सेल्स इंक्लूजन्स जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूजन्स मतलब समझ लीजिए एक तरह से बोरा है, बोरा हो या झोला हो, उसमें क्या होता है, कोई चीज वहां बनती नहीं है, बस वहां पे हर चीज बस इकट्ठा हो सकती है, स्टोर हो सकती है। तो कह लीजिए ये इंक्लूजन्स जो है ये एक तरह से वही झोला या कह लीजिए या बोरा है, वही है, इनमें कोई ना कोई चीज बस भरी रहती है। तो क्या चीजें हैं जो इनके अंदर भरी रहती है, तो ये स्टोर करते हैं स्टार्च, स्टार्च ग्रेन्स है, मतलब प्लांट सेल में स्टार्च है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, एल्यूरोन ग्रेन्स है जो कि आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे, फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स है। तो ये सब बस ये स्टोर करते हैं इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं। इनके अलावा ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, ये सब के लिए सक्षम नहीं है, बस ये स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज क्या क्या बता चुकी हूँ, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट्स, यही सबको ये इकट्ठा करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे हमने यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल और उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल और हर ऑर्गेनल का क्या काम है ये हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब जैसा कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों पढ़ लिया है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ लिया है तो अब तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एक बैक्टीरिया की बॉडी में क्या क्या होता है। भाई वही चीज है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताई थी, वही सेल वॉल, वही सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा सीलिया, फ्लैजिला, पाइली, ठीक। तो यही सारी चीज, राइबोसोम, यही सब चीज से मिलकर आपका प्रोकैरियोटिक सेल तैयार हुआ था, यही स्ट्रक्चर हमने उसमें पढ़े थे। तो वही चीज हमें इधर भी पढ़नी है, लेकिन भाई आप लोग को अलग से दिया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी चीजें मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में दे ही दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी, आई होप आप कोऑपरेट करेंगे क्योंकि आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लिया है बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब मैंने तभी बता दिया था कि आप बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं वही चीजें बताने वाली हूँ, बस ये टॉपिक आपको अलग से है आपके यूनिट सेकंड में, इसलिए मैं इसका जिक्र कर दे रही हूँ, ठीक। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो कि जानेंगे। उसके अलावा यही है कि इनके शेप में कितने आते हैं, शेप वेप की बात हमने नहीं की थी, वो चीजें आज हम देखेंगे। सेल वॉल जो है किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन वगैरह का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, फ्लैजिला क्या है, और पाइली क्या है, फिम्ब्रे क्या है,
ठीक, तो ये सारी चीजें ही बच्चों इसमें हमें देखनी है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की यहाँ पे बात करें तो बैक्टीरिया जो है सबसे पहले इनके शेप और साइज की बात करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, तो सबसे पहले इनके शेप के बारे में बात करेंगे। तो शेप की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप बहुत बेसिक क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये या तो गोल होते हैं पूरी तरह से, स्फेरिकल बॉडी होती है, इनको कहा जाता है कॉकस। ठीक है, ये कॉकस शेप होता है। दूसरे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो रॉड शेप में पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है बैसिलस। ठीक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, देखिए शेप तो बहुत सारे हैं मतलब, लेकिन जो सबसे बेसिक है, जो हर जगह पाए जाते हैं, जो जो शेप, उन्हीं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए नया नया तो ऐसी खोज निकल रही है जिसमें बैक्टीरिया स्टार शेप वगैरह के भी निकल रहे हैं, लेकिन आप बेसिक जाएंगे तो आपको यही स्फेरिकल शेप का मिलेगा, यही रॉड शेप का मिलेगा, कुछ आपको कॉमा शेप में भी मिलेंगे, कुछ इस तरह से। जैसे आप कॉमा लगाते हैं, आप सिंपली कॉमा ऐसे लगाते हैं, तो इसी को हम एक आउटलाइन देते तो आपको ऐसे शेप का मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। ये विब्रियो शेप का हो गया। और चौथा होता है बच्चों स्पाइरल शेप का। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ घुमा हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। तो ये कुछ 4 शेप हैं जिन शेप में बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें, जैसे पिंपल्स आपको होते हैं जो, तो वो किसकी वजह से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से यहाँ पे होता है ना। उसके अलग अलग स्पीशीज है जिसके से पिंपल होता है, तो वो गोल शेप में हो गया। दही आप खा रहे हैं तो दही में क्या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तो वो किस शेप का हुआ? बैसिलस वर्ड आया ना। देखिए स्ट्रेप्टोकोकस में भी कोकस वर्ड आ गया, तो इससे समझ में आ रहा है कि बैक्टीरिया का शेप भाई स्फेरिकल है। दूसरा नाम मैं ले रही हूँ लैक्टोबैसिलस, ये नाम तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा। तो इसमें क्या है? बैसिलस वर्ड आ रहा है, मतलब जो दही में बैक्टीरिया है वो आपका किस शेप का है? बैसिलस शेप का है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग शेप में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे बैक्टीरिया जो है बड़े अलग अलग शेप और साइज में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स में अगर देखा जाए तो इनकी लेंथ साइज की अलग है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कुछ स्पीशीज की जो कि अलग अलग साइज की रेंज में पाए जाते हैं। ठीक, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो किस जीनस में आता है? माइकोप्लाज्मा में आता है। ठीक, तो ये भी बैक्टीरिया की ही ग्रुप है। तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये सबसे छोटे बैक्टीरिया में कंसिडर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बताइए, तो माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा, जिनकी साइज कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर्स है ये। और यहाँ पे एज स्मॉल एज द लार्जेस्ट वायरस, मतलब समझ रहे? देखिए डिफरेंस देखिए कैसे कंपेयर किया है। कहा जा रहा है जो वायरस सबसे बड़ा है साइज में, उतना ही ज्यादा छोटा, मतलब वायरस तो क्योंकि सबसे छोटे होते हैं, तो जो सबसे बड़ा वायरस है उस साइज का माइकोप्लाज्मा है, तो 0.3 माइक्रोमीटर का है ये। ठीक, कुछ बैक्टीरिया है जो कि और ज्यादा छोटे हो सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रो बैक्टीरिया जिन्हें कहा जाता है, जिनको अच्छे से पढ़ा या समझा नहीं जा सकता क्योंकि भाई उनका शेप आप नहीं अच्छे से देख पाते हैं। ज्यादातर बैक्टीरियल स्पीशीज जो है बच्चों आपको स्फेरिकल, मतलब ये कॉकस शेप में दिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है कॉकी, सिंगुलर बोलिए तो कॉकस। ठीक है, और या तो रॉड शेप में बोल सकते हैं, जिन्हें कहा क्या कहा जा रहा है? बैसिलस कहा जा रहा है। तो यही चीजें मैंने अभी यहाँ लिख दी है। ठीक, और इलोंगेशन जो है मतलब कि लंबे ये होते हैं ताकि ये स्विम कर पाए, या कहीं पे भी अगर किसी लिक्विड सरफेस पे तो वहां तैर पाए, एक तरह से कह लीजिए। कुछ बैक्टीरिया हैं जो विब्रियो कहलाते हैं, तो कब कहलाएंगे वो? जब वो कॉमा शेप के होते हैं। शेप लाइक किसकी तरह है? देखिए कर्व्ड रॉड या कॉमा शेप के ये होते हैं। अदर्स जो है वो स्पाइरल शेप के हैं, जिसे स्पाइरलम भी कहा जा रहा है। ठीक है, और टाइटली कॉइल्ड भी कहा जाता है। कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज जो है इनका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल भी होता है, या क्यूबॉइडल शेप में भी ये कुछ बैक्टीरिया के स्पीशीज पाए जाते हैं। तो यहाँ ये कुछ शेप है बैक्टीरिया का, इसको आपको बस याद रखना है। ये याद रखिएगा कि कॉकस है, बैसिलस है। पूछ सकता है कि भाई रॉड शेप वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, क्या नाम से जानते हो? ऑप्शन में चारों दे देगा, तो याद रखना आपको कि यहाँ रॉड शेप है तो बैसिलस बोलेंगे, स्फेरिकल शेप है तो कॉकस बोलेंगे, स्पाइरल शेप है तो स्पाइरलम बोलेंगे, और कॉमन शेप है तो विब्रियो बोलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, आते हैं और कुछ चीजों पे। अब जैसे यहाँ पे शेप की बात हो गई, साइज की बात हो गई, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इनका जो सेल वॉल है वो कैसा है। उसके बाद बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन कैसा है, उसके बाद बात करेंगे इनकी बॉडी में क्या क्या। अब देखिए सबसे इजी है क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होते ही नहीं है, ना तो प्लास्टिड होगा, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो गोल्गी बॉडी होगा, ना तो ईआर होगा, तो इतनी चीजें तो है ही नहीं। तो और सिंपल है इनका स्ट्रक्चर, तो राइबोसोम्स है कुछ, तो वही प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। तो सेल वॉल की बात करें तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरियल सेल है उनका जो सेल वॉल है वो काफी ज्यादा कठोर, रिजिड पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के केमिकल से मिलकर बना है, जो कि इनको कहीं ना कहीं किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कराता है।
कैसी भी कंडीशन हो ये वहां पे पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास जो कोट है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, और जब आपके पास अगल बगल प्रोटेक्शन बड़ा हैवी है तो आप तो कहीं पे भी सर्वाइव करेंगे। कश्मीर पहुंच गए वहां पे भी सर्वाइव कर गए, कहीं बाहर कंट्री में गए वहां पे भी सर्वाइव कर गए। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन था, आपके पास 10 बॉडीगार्ड्स हैं, तो आप ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं इनका जो बॉडीगार्ड है वो इनका खुद का सेल वॉल है, तो वो इनको किसी भी कंडीशन में मरने नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं है मरते नहीं है ना, मरते भी हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो सेल एनवेलप है ये, ठीक है, तो सबसे बाहरी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो एनवेलप है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्योंकि भाई जब ये वॉल आएगा तो वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल की मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। और बाकी ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये क्या देता है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर देता है किसी भी सेल को। किसी भी प्रोकैरियोट्स में जो बेसिक फंक्शन है किसी भी सेल वॉल का वो क्या करना है भाई? प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, बचा के रखना है किसी भी सेल को, ठीक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेल के अंदर क्या होता है कि वाटर आ जाता है, ठीक है, पानी अंदर आ जाता है, तो ऐसे सेल को एक टर्जिड सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल, मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसको टर्जिड सेल कहते हैं। और उसमें से अगर पानी बाहर निकल गया, वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया, तो उसे फ्लैसिड सेल कहते हैं। तो अगर ये एक टर्जिड सेल है जिसके अंदर पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, तो ये क्या करेगा? अंदर से एक प्रेशर देता है अपनी वॉल की तरफ, ये एक प्रेशर लगाएगा, ठीक भाई। अंदर पानी भर गया तो वो भी तो एक प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर कहाँ लगेगा? इस सेल मेम्ब्रेन पे लगेगा। तो अगर इस प्रेशर को झेला नहीं गया तो ये सेल फट सकता है ना भाई अंदर से, क्योंकि प्रेशर लग रहा है कंटिन्यूअसली। अब इस प्रेशर को बच्चों बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब ये किसकी वजह से है? जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है प्रोटीन्स वगैरह का और बाकी अदर मॉलिक्यूल का सेल के अंदर, तो उसकी वजह से एक प्रेशर लगता है, उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रेशर को कौन झेल रहा है? ये जो सेल का वॉल है यही इस प्रेशर को झेल पाता है, ठीक। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है बाकी अदर ऑर्गेनिज्म से डिफर करते हैं किस बेसिस पे? पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की वजह से। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ लोकेटेड है? साइटोप्लाज्म के बाहर लोकेटेड है। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर वाला जो ये वॉल है इसके अंदर जो केमिकल है वही है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है बच्चों, ये किससे मिलकर बना है? तो ये आप देखेंगे NAM, ठीक है, इनसे मिलकर बनता है। नाम और नाग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ नाग आप सांप नहीं समझेंगे। नाम और नाग क्या है यहाँ पे? एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और दूसरा है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो ये इन दोनों से मिलकर कह सकते हैं एक ऐसा होता है कुछ। NAM है, फिर NaG है, फिर NAM है, फिर NaG है। तो ये अल्टरनेट कर रहे हैं, एक बार NAM है फिर NaG है, फिर NAM है फिर NaG। तो इन्हीं के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर एक पेप्टिडोग्लाइकेन तैयार होता है। जैसे हम कहेंगे भाई ये केमिकल है, तो कहें ये भी तो जानेंगे कि उस केमिकल के अंदर क्या है, वो किससे मिलकर बना है। तो याद रखिएगा कि वो जो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का केमिकल है वो इन्हीं से मिलकर बनता है। इन्हीं की यूनिट जो बार बार रिपीट कर रही है तो वही क्या तैयार करती है? पेप्टिडोग्लाइकेन को तैयार करती है। तो यही पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो किसी भी सेल को बहुत ज्यादा रिजिडिटी दे पाता है, और इनका शेप कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं डिटरमाइन करता है, यही बताएगा कि हाँ सेल का शेप कैसा होगा। क्योंकि भाई जैसी कोटिंग है, जैसी बाउंड्री है, वही ना बताएगा कि सेल का जो बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं शेप बताएगा कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो बाउंड्री जो सेल वॉल है इनकी, वैसे बैक्टीरियल सेल की, वो कहीं ना कहीं इनको बताएगी कि इनका शेप जो है वो कैसा पाया जाएगा, ठीक। ये ज्यादातर पोरस होता है बच्चों, मतलब इसके अंदर छेद पाए जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये ज्यादातर चीजों को अंदर एंट्री नहीं देता। ऐसा नहीं कि छेद है तो कोई भी चीज अंदर बाहर आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो सेल वॉल है ये कुछ ही बहुत कम चीजों को ही अंदर अलाउ करता है अपने अंदर आने के लिए। कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स पाया जाता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा वगैरह के अंदर ऐसा होता है, जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ पे होता है, लेकिन सेल वॉल जो नहीं होता है सेम स्ट्रक्चर का। तो इनका जो सेल वॉल है, ठीक है, द सेल वॉल ये जरूरी है किसी भी बैक्टीरिया को किसी भी कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, ठीक। लेकिन बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स हम कब लेते हैं? जब हमें बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है, वायरस छोड़कर, वायरस तो क्योंकि एंटीबायोटिक से नहीं मरते। तो एंटीबायोटिक्स हम कब लेते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन में आपके होता है ना, वो कहीं ना कहीं जो आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया है और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मारेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एंटीबायोटिक्स है ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, या तो कह लीजिए कि बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में तो उसको ये रोक देते हैं, ठीक। और किस तरह से रोकते हैं? अब सपोज करिए कि बैक्टीरियल सेल था जो बॉडी में है, तो ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? सेल वॉल बना रहा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, जब तक सेल वॉल नहीं बनेगा इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, आइडेंटिटी ही नहीं है।
तो ये सेल वॉल बनाते रहते हैं। अब सपोज करिए आपने बॉडी के अंदर लिया ये एंटीबायोटिक्स, तो ये एंटीबायोटिक्स जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये इनके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अब जब इनका सेल वॉल ही नहीं रहा तो ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरह से ये एंटीबायोटिक्स जो है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया ग्रुप आपको जानना है बच्चों, और वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा आपको जानना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। किस बेसिस पे बोला गया है कि कुछ है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, डिपेंडिंग इनका सेल वॉल किससे मिलकर बना है। ठीक है, तो आप ये पाएंगे, अभी मुझे डिटेल में पढ़ाना है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कैसे ग्राम स्टेनिंग की जाती है, कैसे पता किया जाता है कि ग्रुप ऑफ दो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को भी दो ग्रुपिंग कर दी गई थी। ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्ट्रेन तैयार किया था, उस स्ट्रेन के बेसिस पे उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया के भी दो ग्रुप हैं। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो ग्राम पॉजिटिव ग्रुप में आते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं। कैसे था वो ग्राम की स्टेनिंग एक थी उस बेसिस पे कि वो बैक्टीरिया का ग्रुप उस स्टेन को अगर ले पा रहा है तो उसको बोला गया कि वो ग्राम पॉजिटिव है। और अगर एक स्टेन डाला गया, कलर है ना, स्टेन मतलब कलर, तो अगर वो कलर बैक्टीरिया में डाला गया उसने वो कलर नहीं एब्जॉर्ब किया तो उसको कैटेगरी में डाला गया कि वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरह से ग्रुपिंग की गई थी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बहुत जिक्र करना है, आगे है एक पूरा टॉपिक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, मैम ने तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं, बताऊंगी मैं आगे चल के। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जानते रहेंगे कि दो ग्रुप है बैक्टीरिया का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डिपेंडिंग की पेप्टिडोग्लाइकन कैसा है। पेप्टिडोग्लाइकन पॉजिटिव वाले में ज्यादा होता है, नेगेटिव वाले में कम होता है। अब आते हैं बच्चों इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पे किसका बना है, ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर का बना हुआ है। तो हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि आपने उसमें भी पढ़ा था जब मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाके देख लीजिए, लेक्चर मैंने उसके लिए ऑलरेडी शुरू में ही दिए हैं, तो उसको पहले जाके देख लेंगे तो आपको ये और आसानी से समझ में आएगा। तो आप इसको बोलिए सेल वॉल के अंदर की जो मेम्ब्रेन है भाई, ये बाहर की जो पढ़ी वो सेल वॉल अभी हमने पढ़ा ना, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल सेल का। तो ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को दूसरा नाम हमने क्या दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं क्या है, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनती है। मतलब फॉस्फोलिपिड जो है इसकी दो लेयर पाई जाती है। जैसे आप सैंडविच खाते हैं या बर्गर खाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में ब्रेड होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, इसकी भी दो लेयर पाई जाती है इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक, और यहाँ पे ये बहुत सारे काम जैसे करती है, जैसे कि इसके अंदर सबसे खास बात होती है परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होगा कि ये कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर आने देता है, कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर आने नहीं देता है, तो इसीलिए इसको सेमी परमिएबल कहा जाता है। याद करिए अभी मैंने हम लोग ने पढ़ा कि भाई एक जो सेल वॉल है ये क्या कर रहा था, वो परमिएबल नहीं था, वो किसी भी चीज को अंदर बाहर आने नहीं दे रहा है। लेकिन जो वॉल के अंदर वाली ये मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेमी परमिएबल होती है। ये कुछ चीजों, ये या तो कह लीजिए सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये कुछ चीजों को बोलेगी कि हाँ भाई ये इतनी चीजें अंदर जा सकती हैं, सब नहीं जाएगा, है ना। तो कुछ आयंस है, वाटर है, ये सब पानी हो गया, आयंस हो गया, ये सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर ही यही है कि सेमी मतलब होता है आधा, परमिएबल मतलब होता है अलाउ करना, तो ये कुछ हद तक अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को कि अंदर वो आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी बैरियर देता है ज्यादातर मॉलिक्यूल्स को, लेकिन कुछ सब्सटेंस को आने भी देता है। बैरियर का मतलब रुकावट पैदा करता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट भी करता है सेल के अंदर। तो इन सब फंक्शंस के अलावा भी जो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन है उसका ये भी फंक्शन है कि वो एनर्जी कंजर्व करता है, मतलब एनर्जी को बचाता है। ठीक है, as the location about which a proton motive force is generated, तो कहीं ना कहीं एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है जो कि यहाँ पे एनर्जी का फंक्शन उसको कहीं ना कहीं कंजर्व करने का भी काम कर रहा है। यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, या तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है या मिथेनोट्रोप्स है, यहाँ पे इनके पास स्टेरॉल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो ये है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कह लीजिए आप सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कैसे ये सेमी परमिएबल है, कुछ चीजों को अलाउ कर रहा है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है अंदर बाहर जाने के लिए। ठीक, तो इस तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक, इसी बेसिस पे आपने इसमें पढ़ा होगा कि एक यूकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल की मेम्ब्रेन है वो ज्यादातर लिपिड, प्रोटीन्स या ओलिगोसैकेराइड, यही तीनों से मिलकर बनती है। यहाँ पे भी याद रखिएगा कि ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर तैयार होती है। तो कुछ इस तरह से ये रहता है कि ये फॉस्फोलिपिड की
इस तरह से 2 लेयर बनी रहती है। ये लिपिड फॉस्फोलिपिड्स में बना रही हूँ, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड है, तो इसकी देखिए कितनी लेयर मैंने बनाई है, एक ऊपर लेयर बनाई है ऐसे, और एक देखिए नीचे लेयर बना रही हूँ। तो ये 2 लेयर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसी बीच में यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोटीन्स जो है वो भी प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स है जो कि मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। तो जो अंदर पाए जाते हैं बच्चों, इनको कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन के अंदर तक जा पा रहे हैं। इंटीग्रल मतलब अंदर की तरफ। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहर ही रह जाते हैं, तो उन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, जो बाहर ही रह गए। जो सेल की ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड की लेयर है, उसके अंदर ये जब जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इनको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसी में यूकैरियोटिक सेल के अगर अंदर देखा जाए तो इसी बेसिस पे एक मॉडल निकल के आया था, संगर निकोलसन ने दिया था, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक। तो वो वहां तक नहीं जाना है क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक सेल में एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो बस आपको ये सेल मेम्ब्रेन में यही याद रखना है कि ये फॉस्फोलिपिड की लेयर, 2 लेयर जो है वो पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे बच्चों फ्लैजिला का, और इसके बारे में भी हम बेसिकली जानते ही हैं, बट ठीक है मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगी कि फ्लैजिला हो गया, पाइली हो गया। उसके अलावा न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड भी बता चुकी बच्चों, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती, उसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस को कहते हैं, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से नेकेड हो जाता है, खुला हुआ पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा आपने देखा ही था कि इनके अंदर प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं, जो सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा डीएनए जो पाया जाता है क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा, उसको हमने प्लाज्मिड कहा था। राइबोसोम्स होंगे ही, आपको पता है बैक्टीरियल सेल है तो 70s टाइप के राइबोसोम्स ही होंगे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे पाइली फिम्ब्रे के बारे में बताया था, किस हिसाब से ये डीएनए वगैरह को ट्रांसफर करते हैं, ठीक। फिम्ब्रे जो है या कह लीजिए वो अटैचमेंट करता है होस्ट बॉडी से, बैक्टीरियल सेल को होस्ट बॉडी से जुड़ने में मदद करता है, ठीक। तो ये पाइली फिम्ब्रे का काम है। तो ये फ्लैजिला जो है बॉडी को मोटिलिटी देगा। 3 तरह के हैं फ्लैजिला, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो यही सारी चीजें बच्चों, तो ये मैं ठीक है, मैं इतने जल्दी भी नहीं खत्म करूंगी इसको, क्या पता आपको ना समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का उसके बारे में आगे भी बताऊंगी। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बता दिया है आज, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्लैजिला क्या है, किस तरह से वर्क करता है बैक्टीरियल सेल में, पाइली और फिम्ब्रे कैसे वर्क करता है, राइबोसोम्स क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है, ये भी चीजें बताऊंगी, ठीक। तो बच्चों आज के लिए हमारा जो सेशन है वो यहीं तक रहेगा, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना रहेगा बच्चों। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।